आपको नहीं लगता कि सत्ता की जवाबदेही तय करना एक मुश्किल भरा कार्य है? नहीं, कार्य है, मुश्किल भरा कार्य है, लेकिन किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। हमारे चाचा विधायक हम्म। हैं। उस हिसाब से अपने लक्ष्य को तय करके किसी पार्टी से टिकट लेना, ये क्यों नहीं नहीं, सोचे आप? ऐसी। समीकरण, जातीय समीकरण, भौगोलिक समीकरण, पक्ष विपक्ष, अपनी जाति का टैग, ये तमाम तरह की राजनीति इसी पर आधारित हो गया। जहाँ राजनीति का मतलब होना चाहिए विकास, विकास। वहाँ राजनीति का मतलब हो गया जातिवाद, पक्षपात। और विकास के नाम पे वोट दीजिए। आप विकास के नाम पे वोट देंगे तभी आप जवाबदेही भी, जो सत्ता के गलियारों में लोग हैं उनकी जवाबदेही भी तभी तय कर पाएंगे जब आप विकास के नाम पे वोट देंगे। लेकिन कोई एक युवा जो प्रोटेस्ट कर रहा है ना, नेट पेपर लीक जैसी समस्या को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के, तो उसका तो दर्द है ना सर। हाँ, उनका दर्द कोई सुन नहीं रहा है। आप स्थानीय स्तर पर प्रोटेस्ट में निकल पड़े अभी एमफिल करके, तो क्या जरूरत है? सर हमें आवाज बननी पड़ेगी, कोई तो उठना चाहिए सर। प्रॉब्लम क्या होती है ना, अभी भरत तिवारी का प्रकरण सामने आया है ना जी। आपको नहीं लगता है कि ये राह बड़ी कठिन है? आप आवाज बनने के चक्कर में हो सकता है कि आपको लोग टारगेट करने लगे। हम सर, टारगेट तो अब ये विरासत में ही मिली है। जब बाप दादा अंग्रेजों से नहीं डरे, ठीक है, तो हम काहे डरेंगे अपने ही। जब एक युवा प्रखर होता है, मुद्दा उठाता है ना, तो जरूरी नहीं है कि उसको टारगेट किया जाए। हो सकता है कि उसको पार्टी में शामिल करा दिया जाए, पार्टी का बड़ा चेहरा दे दिया जाए, चलिए भाई आइए। के शेप, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के शेप हमको ये सिखाता है कि अमीर तो और अमीर होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, गरीब का नीचे और नीचे हो जा रहा है, और मिडिल क्लास वहीं पे है, वो नहीं बढ़ रहा है। हमारी ग्रोथ यूं होनी चाहिए, ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। हम सब कोई बढ़े, गरीब भी बढ़े, मिडिल क्लास भी बढ़े, अपर क्लास भी बढ़े। हम सबका स्वागत करते हैं। हम किसी कैपिटलिस्ट को बुरा नहीं कहते कि कैपिटलिस्ट बुरे हैं, भाई उनका भी योगदान है, लेकिन बिल्कुल। ये। जय हिंद। आप देख रहे हैं अनुराग पॉइंट्स। आज हमारे बीच यूथ जनरेशन के यूथ आइकन सुमित चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। काफ़ी पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड युवा हैं, एमफिल किए हैं, और देवरिया की सड़कों पर तमाम जो प्रोटेस्ट दिखते हैं उनमें इनका चेहरा आगे निकल कर आता रहता है। सामने कैमरे हो या फिर चाहे मीडिया का माइक, प्रखरता से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। यह मंच सिर्फ बड़े नामचीन व्यक्तियों के लिए नहीं है, यह मंच उन लोगों के लिए भी है जो समाज में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं और आगे आ रहे हैं। युवाओं को मंच में खासकर दे रहा हूं। लगातार 3-4 ठो शूट हुए हैं जिसमें युवा ही आए हैं। इसी के क्रम में हमारे बीच सुमित चतुर्वेदी जी हमारे बीच मौजूद हैं। इनका स्वागत करते हैं। बहुत 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 स्वागत है सर। धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे जैसे युवा को भी आप एक उचित मंच दे रहे हैं, और आपके माध्यम के द्वारा मैं युवाओं की बात आपके इस मंच पे रख सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे कि मैंने देखा ना कि देवरिया की धरती पर आप एक प्रोटेस्ट किए थे, शांतिपूर्ण कैंडल मार्च कैंडल करके कुछ मार्च। ऐसा था। हम्म। तो जैसे मैंने इंटरव्यूज देखा आपकी विचारों को, जिस तरीके से आप अपने व्यक्त किया अपने विचारों को, मुझे काफ़ी प्रभावित किया। और धन्यवाद। मुझे लगा कि ऐसे युवा चेहरे को बुला करके मंच देना चाहिए और बात करनी चाहिए, खासकर युवाओं की समस्याओं पर। क्योंकि बिल्कुल। एक युवा जब एक युवा से बात करता है तो युवाओं की समस्याओं का एक तालमेल बैठता है कि किस किस तरह की समस्याएं युवा फेस कर रहे हैं और क्षेत्र की कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं। तो आपका स्वागत किया मैं, और स्वागत करने के अगले क्रम में बढ़ूंगा कि व्यक्तिगत परिचय। जी जी। जैसे मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपके परिवार में स्वतंत्रता सेनानी आपके दादाजी रामपुर कारखाना के पूर्व विधायक रहे हैं, और चाचा जी भी चाचा आपके जी भी। देवरिया उत्तरी से, चूंकि जो अभी अभी का हिस्सा तो बढ़ गया है, हाँ 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 देवरिया में शामिल हो चुके हैं। हाँ तो वहाँ के चाचा जी आपके विधायक रहे हैं। हाँ। आप राजनीतिक विरासत से आते जी हैं। जी जी जी। तो शुरुआती दिनों की जो, यानी उन दिनों की जो बातें थी और आज की जो राजनीति है, मैं अगर आपसे यह प्रश्न करूं कि जहां मैं देखता हूं कि कोई विधायक एक हुआ नहीं, अगला विधायक तैयार रहता है, तैयार रहता है। इतनी देरी क्यों हुई समाज में आने में?
हाँ बिल्कुल, देरी का तो नहीं वो है अभी तो। पहले पीढ़ी में बाबा जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और आज़ादी की लड़ाई में बहुत योगदान रहा। हम्म। देश को आज़ाद होने के बाद वो 2 मरतबा लोगों का प्रतिनिधित्व भी किए, एक बार रामपुर कारखाना से, एक बार देवरिया उत्तरी से। और इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। दूसरी पीढ़ी में मेरे चाचा जी, जो अपने पिताजी के ही विरुद्ध जाके, मतलब बाबा जी मेरे कांग्रेस में थे, ठीक, और इंदिरा गांधी के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने जब लोकतंत्र पे आंच आने लगी तो उन्हीं का बेटा उस सत्ता को, जो तानाशाही सत्ता हो गई थी उस टाइम, लोग कहते हैं कि इमरजेंसी लगी, ठीक, सत्ता को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मेरे चाचा जी आगे आए, श्री वीरेंद्र चतुर्वेदी। 2 साल उन्होंने ये मीसा एक्ट के अंतर्गत वो जेल भी काटे। उसके बाद आए वो भी गौरी बाजार से विधायक चुने गए, और वो उस विरासत को दूसरी जनरेशन में लेके, और मुझे भी लगा कि सब चीज़ें ठीक चल रही थी, हमारी बातें सुनी जा रही थी, तो मुझे अनुभव नहीं, उस टाइम नहीं ज़रूरत लगी कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई में था, और जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ने का शुरू से ही बड़ा रुचि रहा है मेरा, और समाज सेवा ये परिवार की मेरी विरासत रही है, तो कहीं ना कहीं मिला है। तो मुझे लगा कि शायद मैं पब्लिक सर्विसेज में जाके ये काम आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट भी था, दुर्भाग्यवश हुआ नहीं मेरा। जी। और धीरे धीरे हम बढ़ते रहे उस क्रम में। जब मुझे लगा कि हाँ, अब कहीं लोकतंत्र पे थोड़ी सी वो आ रही है, तो मेरा दायित्व बनता है, ये मेरे परिवार का कर्ज है कि कहाँ जब जब लोकतंत्र इस देश का हिले, जब तक लोकतंत्र कहीं से हल्का सा ढीला पड़े, तो मैं वहां पे अपनी आवाज बुलंद कर सकूं। ये मेरी विरासत कहती है, ये मेरे संस्कार कहते हैं, ये मुझे वहां से मिला है। वो डायलॉग आप सुने हैं कि नहीं, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जी 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 जी, बिल्कुल सुना हूँ, दोहराता। हाँ, दोहराया इतिहास। मैं तो चाहता हूँ मैं जैसे किसी ये पद की लालसा में नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ, हम लोकतंत्र की आवाज को मजबूत करने के लिए आए हैं, और देवरिया से भी उस लोकतंत्र की आवाज वो बिगुल उठे। आपने नीट पेपर का भी प्रोटेस्ट किया था जी जी जी, देवरिया में, हाँ कैंडल मार्च का आयोजन किया था, और काफी प्रखरता से आप मुद्दों को भी उठा रहे हैं। जी जी। तो आपको नहीं लगता कि सत्ता की जवाबदेही तय करना एक मुश्किल भरा कार्य है? नहीं, कार्य है, मुश्किल भरा कार्य है, लेकिन किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं जवाबदेही तो तय होनी पड़ेगी ना। जहां आप देखें, इंडिया का डाटा कहता है कि 65% की आबादी 35 वर्ष से नीचे की है। लगभग 40 वर्ष के नीचे, आप मानेंगे नहीं, 60% भारत की आबादी 40। उनका भी तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको भी जगाने का काम वही, आखिर हमारा भविष्य वही है, ठीक। और वो भविष्य अपनी आवाज उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ गलतियों पे ही उठा रहे हैं ना आवाज, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं, तब वो निकले हैं घर से बाहर। किसी को शौक तो लगा नहीं है जंतर मंतर पे जाके बैठने का, कहीं ना कहीं गलती हुई है। और आप लोकतांत्रिक देश में हैं, ठीक है, आप चर्चा कर सकते हैं, हमको आपसे कोई, हमारे आप दुश्मन थोड़े हैं, लेकिन हाँ, आपका जो भी है हम उसका विरोध कर सकते हैं, हम भावनात्मक विरोध कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। राजनीतिक विरोध एक होनी चाहिए जहां अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो। आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रश्न यह है कि आपकी एक राजनीतिक विरासत रही है, जी जी, तो कहीं ना कहीं जो आम जनमानस जुड़ी हुई है आपके परिवार से, उनकी एक महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि बाबू कैसे हैं, क्या है। तो बचपन में कुछ ऐसा, कुछ याद वगैरह है कुछ जो आज आपको आती हो तो चेहरे पे मुस्कान लाती हो? बचपन की तो बहुत यादें हैं। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ही जीवन मार्ग कॉन्वेंट स्कूल से ही की, तो बचपन की तो बहुत यादें हैं, और ज़्यादातर यादें तो समाज से जुड़ी ही हैं, शुरू से सामाजिक परिवार रहा। दादाजी आप डांटे उठे हैं कभी? हाँ, दादाजी, मैं बड़ा अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानूंगा, जब मेरी पैदाइश हुई दादाजी नहीं थे। हाँ, सॉरी। आपके चाचा जी? हाँ, चाचा को मैंने अपने संघर्ष करते देखा है, और बहुत स्वाभिमान पे और एक रास्ते पे चलने वाले। राजनीति में 90 के दशक में आपने देखा होगा कि जब क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, बहुत लोगों ने राजनीति से अपने समझौता किया, कोई कहीं चला गया, कोई पद की लालसा में चला गया,
लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। विधायक होते हुए भी वो आज भी आपको सड़क पे छाता लेके दिख जाएंगे चलते हुए। लोग चौंक जाते हैं, कोई कहता है कि अरे ये विधायक रहे हैं, तो उन्होंने वो चीज़ बरकरार रखा है, वो सादगी, वो चीज़, परिवार का एक कल्चर। और मैं कोशिश करता हूँ कि उसी सादगी के साथ जिया जाए और अपनी बात रखी जाए। जैसे आपने उच्च शिक्षा की तरफ अपने रुख किया, जी जी। तो एमफिल एक बहुत बड़ी हाँ शिक्षा की उच्चतम स्तर है। जी जी जी। तो एमफिल करने की जो ख्वाहिश थी, हाँ, किस वजह से बनी थी? पढ़ाई का शुरू से शौक था, मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए। और चूंकि तैयारी में भी था सिविल सर्विसेज की मैं। सिविल सर्विस। हाँ, तो मेरा कोर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही था, मैं मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हूँ। तो पढ़ाई का शौक था, मुझे लगा कि अपनी जिज्ञासाओं को और जाने। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स के साथ उसको एक तरीके से साइंस भी कह सकते हैं, और पैसा कहीं ना कहीं बहुत कनेक्ट करता है समाज को। तो बस वही कि एक पैसा कैसे अफेक्ट करता है समाज को, वो जानने की रुचि बहुत थी, इसलिए मैं। आज आप राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, सत्ता की जवाबदेही तय कर रहे हैं। तो मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि आपकी विरासत भी रही है और आपने चयन किया कि नहीं, मुझे शिक्षा हासिल करके ही समाज में आनी चाहिए। जहाँ मैं देखता हूँ कि लोग विधायक बनने में, कहा था ना कि विधायक बने नहीं, अगला विधायक तैयार रहता है, पढ़ाई हो या ना हो। बिल्कुल। पढ़ाई डिग्री भी मिल जाती है, लेकिन आपने डिग्री लिया है, एक एमफिल का डिग्री, मैं समझ पा रहा हूँ। आपने एमबीए भी किया हुआ, मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स से, तो बहुत बड़ी बात है, मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि उस पार्टी से जुड़ करके, जो आपके पार्टी यानी दादा चाचा जी लोग थे, उसी पार्टी में जुड़ करके, भाई हमारे दादाजी रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के, वो हैं, और हमारे चाचा जी विधायक, पूर्व विधायक नहीं, हमारे चाचा विधायक हैं, उस हिसाब से अपने लक्ष्य को तय करके किसी पार्टी से टिकट लेना, ये क्यों नहीं सोचे आप? ऐसी कोई अभी मेरी सत्ता की जवाबदेही तय कर रहे हैं हमारा। हाँ। जब सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, मतलब एक तरीके का ये आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप जा करके रिप्रेजेंटेट कर सकते थे कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र हैं और विधायक रहे हैं हमारे घर में दो दो, हम भी आए हुए हैं जन मुद्दों को लेकर के, हम संघर्षरत हैं, हमें टिकट की जरूरत है। आप सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं, पढ़ लिख करके युवा प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है सर? बिल्कुल करना चाहिए युवा को। और पढ़ाई आपको अपने अधिकारों के बारे में जागृत करती है। आप शिक्षित होंगे तभी आप अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। ठीक। और चूंकि लोकतंत्र हमारा परिवार का मेन उद्देश्य रहा है, विधायक बनना और सांसद बनना या जनप्रतिनिधि ऐसा कुछ पद लेके बनना, ये कभी उद्देश्य नहीं रहा है, ना ही मेरे बाबा जी का रहा है, ना ही चाचा जी का रहा है। आपको मैंने अभी बताया ही कि 90 के दशक में बहुत चाचा जी को भी अपॉर्चुनिटीज मिली, शायद वो भी अपने सिद्धांतों से समझौता करके कहीं जा सकते थे आज, लेकिन पद की लालसा थी नहीं, उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के प्रयासरत हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल, उनके पद चिन्हों पे वो हमको सिखाते हैं कि जहाँ पे भी अन्याय हो रहा हो और कहीं लोकतंत्र पे कहीं अगर हमला हो रहा हो, कहीं लोकतंत्र सिकुड़ रहा हो, कहीं दब रहा हो, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी बात प्रखरता से रखूं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक आवाज़ बुलंद करूं। और आपको मैंने जैसा बताया कि लगभग 60% आबादी युवाओं की है, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए, कम से कम उनकी भी आवाज़ दिल्ली तक, लखनऊ तक पहुंचनी चाहिए। देवरिया के युवाओं? हाँ, देवरिया के युवाओं को खासकर पहुंचनी चाहिए वहां तक। हम लोग कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उससे अधिकार मिले उतना। ठीक है, तो उसको उसी विषय पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे युवा वर्ग से लोग आए। मैं जरूरी नहीं है कि मैं अपने आप को ही आगे कर रहा हूं, मैं तो युवा से आह्वान करता हूं कि वो आए और इस मुहिम में शामिल हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। जहां उनको लगे न्याय नहीं हो रहा है, उसके लिए अपनी बात उठाएं। मैं भी उसके लिए झंडा बरदार बनने के लिए तैयार हूं, मैं किसी भी युवा के पीछे चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन हाँ, न्याय की बात हो, हमारे अधिकारों की बात हो, सड़क, नाली, बिजली, दवाई, सिंचाई, इन सब की बात हो, और ऐसा हम ओवरऑल सत्ता की जवाबदेही तय हो एकदम। जनप्रतिनिधि हम चुनते क्यों हैं? हम जनप्रतिनिधि तो इसलिए नहीं चुनते हैं कि आप विधायक बन गए, आप लखनऊ में ही बैठे रहेंगे। पढ़ाई किए हैं, हाँ, मास्टर प्लान तो नहीं अपना रहे हैं।
नहीं नहीं, कोई मास्टर प्लान ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी नहीं था राजनीति में। 90 तक चाचा ही सारी चीजें कर रहे थे। मैं अपनी पढ़ाई मतलब एक पढ़े लिखे युवा की सोच बहुत दूर तक होती है। नहीं नहीं, कोई ऐसी दूरदर्शिता नहीं है। ये था कि मैं भी राजनीति में तो आया नहीं था, मुझे भी तो मौका मैं पहले भी आ सकता था। ये चीज जो आपने पूछा, 90 के बाद भी तो मैं आज तक 2000 में मैं हाई स्कूल, 2004 में मैंने अपनी हाई आज स्कूल की राजनीति सर हाँ बहुत जबरदस्त वाली हो गई है। जी आज राजनीति नरेटिव्स, जी परिवारवाद की तो आपने जिक्र किया, तो हम्म परिवारवाद का खैर उतना बहुत औपचारिकता नहीं रह गया, ना ही उसका कोई मतलब भी रह गया। लेकिन समीकरण, जातीय समीकरण, भौगोलिक समीकरण, पक्ष विपक्ष, अपनी जाति का टैग, ये तमाम तरह की राजनीति इसी पर आधारित हो गया। जहाँ राजनीति का मतलब होना चाहिए विकास, वहाँ राजनीति का मतलब हो गया जातिवाद, पक्षपात और राजनीतिक समीकरण कह लिया जाए। तो इन सभी चीजों से ऊपर उठ करके सभ्य समाज का निर्माण, अच्छी राजनीति की शुरुआत कब हो सकती है और कैसे होगी, एक पढ़े लिखे युवा से ये सवाल है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। पूर्वांचल का पिछड़ापन का सबसे बड़ा शिकार जो कहा जाएगा, ग्रास रूट लेवल का अगर आप रीजन वो करेंगे तो देखेंगे, ये जो हम लोग बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, हम लोग धार्मिक आधार पे बटे हुए हैं, हम लोग क्षेत्र के हिसाब से बटे हुए हैं, ठीक। तो जनप्रतिनिधि भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, वो भी आके इन्हीं मुद्दों पे ही तो बात करके चुनाव जीतेंगे। और जब जब आप अपने जाति के आधार पर, जब जब आप अपने क्षेत्र के आधार पर, जब जब आप धार्मिक आधार पर वोट देंगे, तो आप विकास के लिए क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते। आप विकास के लिए तभी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं जब आप ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो आपके विकास की बात करे, जो आपके रोड की बात करे, आपके सड़कों के लिए बात करे, वो आपकी बिजली की व्यवस्था की बात करे, वो स्वास्थ्य की बात करे। ये ना कि हम फला जात से आते हैं, हम फला धर्म से आते हैं, हमको आप वोट दीजिए। ये सबसे बड़ी कमी है पूर्वांचल। क्यों पिछड़ापन है? इसीलिए पिछड़ापन है क्योंकि यहाँ पे लोग बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, धार्मिक आधार पे बटे हुए हैं। लेकिन अब हम इसी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अब आइए, बहुत हो चुका, बहुत बढ़ चुके हैं। अब हम लोग एकजुट होते हैं और विकास की आवाज लगाते हैं और ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जो विकास की बात करे, प्रगति की राह पर ले चले। हाँ, वेल एजुकेटेड है जी। मैं पुनः कह रहा हूँ, आपने एमफिल किया हुआ, एमबीए से, मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स से आपने एमबीए किया हुआ। वो जो सोच एक वेल एजुकेटेड युवा की होती है, सिस्टम की कौन कौन सी कमियां नजर आती हैं आपको? सिस्टम में देखिए, सिस्टम कभी खराब नहीं होता, सिस्टम हमेशा अच्छा होता है। दिक्कत तब आती है सिस्टम के पीछे कौन है, सिस्टम के पीछे हमारे सरकार किसकी, ठीक। क्योंकि सिस्टम, नीतियां कौन बनाता है? सरकार बनाती है, ठीक है। सिस्टम को जमीन तक पहुंचाने की जवाबदेही अधिकारियों की होती है, तो वो सिस्टम तो ठीक है, लेकिन जवाबदेह वो सिस्टम के पीछे हैं उन लोग को होना चाहिए, ठीक है। सरकार, आप किसी की भी सरकार हो, आप 2014 में आए, आपने बात की कि काला धन आएगा, आपने बात की 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को मिलेगा, किसानों की आय दुगनी होगी, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, ठीक। हमने वोट किया, सबने वोट किया, और मैं लोगों का भी वो करता हूं, अभिवादन करता हूं कि जो ऐसी बातें लेके आए आप बिल्कुल उसका समर्थन कीजिए। लेकिन धीरे धीरे आप उन विकास की राहों पे ना चल के आप धार्मिक आधार पे वो सारी चीजें ज्यादा हावी हो गई, ठीक। तो बस यही मेरी अपनी राय है, व्यक्तिगत राय है कि विकास की बात होनी चाहिए, मुद्दा विकास होना चाहिए। धार्मिक आधार पे देश नहीं बंटना चाहिए, और धार्मिक आधार के हिसाब से, जाति के आधार पे आपको वोट भी नहीं देना चाहिए। मेरा ये लोगों से आह्वान है कि विकास के नाम पे वोट दीजिए। आप विकास के नाम पे वोट देंगे तभी आप जवाबदेही भी, जो सत्ता के गलियारों में लोग हैं उनकी जवाबदेही भी तभी तय कर पाएंगे जब आप विकास के नाम पे वोट देंगे। सर ठीक है, जैसे सत्ता के सिस्टम की मैंने बात की, सिस्टम की कमियां, तो सिस्टम की कमियों को मानने का आपका ये तात्पर्य है कि फॉलो अप कराना, यानी जो जनप्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो अगर सिस्टम को चाहे तो दुरुस्त कर सकता है। बिल्कुल। यानी ये गवर्नमेंट
कि बॉडीज यानी जो काम कर रहे हैं, सिस्टम काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी नियमों के अधीन काम कर रहे हैं। उसको फॉलो अप कराने की जरूरत है। जब एक युवा पढ़ा लिखा समाज में आता है, यूथ आइकन बनता है, तो जो अन्य युवा होते हैं ना, जो जिनकी अपनी कोई बहुत बड़ी पकड़ नहीं होती है या सक्षम नहीं होते हैं, वो उस मुख्य धारा से जुड़ते हैं। आपसे युवाओं की क्या अपेक्षा रहती है, उम्मीदें? मैं तो कोशिश करता हूं कि उन युवाओं की आवाज बन सकूं। तमाम युवा मेरे पास आते हैं अपनी परेशानियां लेके, किसी को डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है, किसी का जमीन का कुछ काम नहीं हो रहा है, किसी को विकास भवन में कुछ काम नहीं हो रहा है। तो कोशिश करता हूं कि उनकी आवाज बन के उनको न्याय दिलाया जाए और यही मेरी मंचों तक ले जाए। हाँ, उचित मंचों तक पहुंचाया जाए। उचित जहां उनको बहुत चीजें हैं कि आजकल अवेयरनेस की बहुत कमी है, गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, तो मैं पढ़ते रहता हूं और कोई लोग पूछते हैं विभिन्न तरीके की कैसे किया जा सकता है। जैसे कि किसी को IGRS पोर्टल पे ही कंप्लेन करना है, किसी को अपना भूलेख ही निकालना है, तो उनको हमेशा जो भी युवा मेरे पास आता है, और धीरे धीरे युवा जुड़ रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनकी आवाज बनूं, ठीक, और हम युवाओं को भी एक उचित मंच मिले अपनी बात रखने का। ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। हाँ, युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं ताकि जो उनकी समस्याएं हैं वो उन नेताओं तक जाए, जो चीजें हैं उनकी समस्या का निदान हो। हाँ। इस पर आप कार्य करते हैं, मतलब यही उम्मीदें। हाँ, ये तो उनकी भी बात सुनी जाए, बहुत वाकई प्रखरता से सुनी जाए। काबिले तारीफ है। मैं अगर कहूँ तो आज के टाइम में अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ित महसूस करता है ना, तो एक युवा। क्योंकि पता है, अगर एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति लाचार महसूस करे ना, तो उसकी उम्र की स्थिति हो सकती है। बिल्कुल। एक महिला अपने आप को लाचार समझे ना, तो वो महिला का टैग दे सकती है। लेकिन जब एक युवा जो सब कुछ कर सकता है फिर भी अपने आप को लाचार समझे ना, उसकी स्थिति बहुत दुखदाई होती है। वो भावना बहुत दुखदाई होती है। देखिए, मैं महिलाओं पर और बुजुर्गों पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, उनकी अपनी अलग चीजें हैं। महिलाओं में भी युवा महिला हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। तो ये एक जेंट्स युवा जो होता है ना, वो अपने आप को जब लाचार समझता है, भाई साहब, उसको बहुत दुख और दर्द होता है, वो समाज से कट जाता है। नहीं, उसी लाचार युवा को ही तो आवाज बननी है, उनको मजबूत करना है, उनको अवेयर करना है कि तुम पढ़ो, खूब ज्यादा पढ़ो, पढ़ोगे तो तुमको तब जानोगे अपने अधिकारों के बारे में। मुहिम से आपने जो ये शुरुआत किया है कि युवाओं का मैं आवाज बनूं, और तमाम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, अब तक कितने युवा इन्फ्लुएंस हुए हैं? युवा आ रहे हैं आपके साथ, जुड़ रहे हैं? हाँ, मेरे पास बहुत, आप देखें। कहाँ से फोन आते हैं? मान लीजिए कि रात को कोई युवा फोन कर दिया, 8 बजे 9 बजे 10 बजे फोन किया, भैया ये समस्या है। हाँ, जैसे जनरली आते हैं कोई हॉस्पिटल का, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया कि भैया ऐसा हो गया, थोड़ा आ जाइए। कभी कई बार होता है कि हम लोग कलेक्ट्रेट में किसी का कोई प्रमाण पत्र नहीं निकल रहा है, तो भैया कैसे क्या निकलेगा, भैया ये योजनाएं आई हैं तो इसको कैसे क्या फॉलो अप किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और ये चीजें अवेयरनेस की, हमने बताया ना कि हमारे युवा में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इतनी पोटेंशियल है, बस उनको उचित मंच, वो राह नहीं मिल रही है, मेंटोरशिप नहीं मिल रही है। जिस दिन ये होने लगेगा उस दिन देखिएगा हमारा पूर्वांचल सबसे ज्यादा अग्रसर रहेगा। बस पोटेंशियल की कमी नहीं है। पढ़े लिखे हैं, चाहें अगर तो आप बिजनेस कर सकते हैं और अच्छी खासी जिंदगी चला सकते हैं। क्यों युवाओं के पीछे इतना लपटियाए हुए हैं? क्या जरूरत है सर? सर ये तो अब युवाओं की आवाज बनने की जरूरत क्या है, जहां दुनिया युवाओं को लाठी से पीट रही है, लाठी डंडा खा रहे हैं, रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नीट पेपर को लिख करके। अच्छा ठीक है, उन युवाओं में कुछ ऐसे उपद्रवादी हैं, मतलब बेहुदा टाइप का कहा जाए, जिसके पास हया हद नहीं है, वो किसी को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी मोदी जी की माँ को गाली दे रहे हैं, वो ठीक नहीं। लेकिन कोई एक युवा जो प्रोटेस्ट कर रहा है ना, नीट पेपर लीक जैसी समस्या को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के, तो उसका तो दर्द है ना सर। उनका दर्द कोई सुन नहीं रहा है। आप स्थानीय स्तर पर प्रोटेस्ट में निकल पड़े अभी एमफिल करके, तो क्या जरूरत है? सर हमें आवाज बननी पड़ेगी, कोई तो उठना चाहिए। सर प्रॉब्लम क्या होती है ना, अभी भरत तिवारी का प्रकरण सामने आया ना जी, आपको नहीं लगता है कि ये राह बड़ी कठिन है? अब आवाज बनने के चक्कर में हो सकता है कि आपको लोग टारगेट करने लगे। हम सर टारगेट तो अब ये विरासत में ही मिली है, जब बाप दादा अंग्रेजों से नहीं डरे, ठीक है, तो हम काहे डरेंगे अपने ही। ये तो हमारी सत्ता के पक्ष के लोग भी तो हमारे ही हैं, कम से कम हम अपनी आवाज तो रख रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं।
और किसी ना किसी को तो निकलना पड़ेगा अनुराग जी। ठीक है, क्रांतिकारी कोई ना कोई, देखिए प्रॉब्लम दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि भगत सिंह सबको पसंद है, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि भगत सिंह हमारे घर में पैदा हो। सब चाहते हैं कि भगत सिंह पड़ोस के घर में पैदा हो। ठीक, तो भगत सिंह निकलना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, हमारे ही बीच से निकलना पड़ेगा। और जब तक आप बोलेंगे नहीं, ठीक है, सोच लोग बदलनी तो, पड़ेगी। गाड़ियां तो तैयार हैं आपको कुचलने के लिए, कोई तो हो कि भाई रुको, हम पहले बढ़ने दो, हमको निकलने दो, तो कोई तो आवाज उठाए। और आवाज उठाएंगे, बोलेंगे, देखेंगे हमारी आवाज बुलंद आवाज है, बोलेंगे। कोई समस्या आएगी तो उसका भी है, तो हमारा। सर एक बात मैं कहना चाहूँगा, बुरा मत मानिएगा, जी जी। हकीकत में कह रहे हैं। जब एक युवा प्रखर होता है, मुद्दा उठाता है ना, तो जरूरी नहीं है कि उसको टारगेट किया जाए। हो सकता है कि उसको पार्टी में शामिल करा दिया जाए, पार्टी का बड़ा चेहरा दे दिया जाए, चलिए भाई आइए, आजकल इन्फ्लुएंसरों को टिकट मिल रही है, वितरित किए जा रहे हैं टिकट, उनको देख रहे हैं, राज्यसभा सदस्य बना दिए जा रहे हैं, लोकसभा सदस्य बना दिए जा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। तो ठीक है, लेकिन आपको कोई पार्टी कल को उठा करके कहे चलिए आइए सुमित जी, ये दे देते हैं आपको, आप रहिए, तो आपकी कहीं मन में जिज्ञासा बन गई, चलो भाई मिल गया बढ़िया मंच, अब एक तरफा मुहिम चलाई जाए। समझ रहे हैं, आज आप ना पक्ष में है ना विपक्ष में, आप युवा के पक्ष में हैं। और जो युवा जो ना इधर है ना उधर है, नीट प्रोटेस्ट हर कोई कर रहा है नीट को लेकर के, चूंकि गवर्नमेंट एक्शन लिया है, कल कोई अगर अवसर मिलेगा तो क्या एक्सेप्ट करेंगे? देखिए अनुराग जी, मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा तो है नहीं, ठीक है, कि मेरे को लोकसभा जाना है, विधानसभा जाना है, ऐसी कोई हाल फिलहाल में मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। हाँ, मेरी महत्वाकांक्षा जरूर ये कहती है कि संविधान जो हमारे फोर फादर्स ने दिया है, उस संविधान में जो प्रस्तावना में लिखा गया है वो चीज धरातल पे उतरनी चाहिए। और उस प्रस्तावना से कोई भी सरकार या कोई भी सत्ता अगर डगमगा रही है तो उस पर आवाज बुलंद करनी चाहिए। रही बात किसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की, नहीं ज्वाइन करने की, तो जो भी लोग, जैसे कि अभी नीट की परीक्षा हुई, वो 21 छात्रों की जान गई, उसके बाद वो सीजेपी का उदय हुआ, कांग्रेस के राहुल गांधी ने अपनी बढ़ चढ़ के आवाज बुलंद की छात्रों की, समाजवादी पार्टी ने की, ठीक, तो ये मुद्दा बना कि नहीं। तो वैसे ही जो हमारे युवाओं की बात करेगा, जो हमारे युवाओं के अधिकार की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, उनकी साक्षरता की बात करेगा, जो भी बात करेगा, हम उसका झंडा पकड़ के तैयार हैं चलने के लिए। लेकिन हाँ, हमारा क्या मेन वो है, कंसर्न है कि जो युवाओं की बात करेगा, हमारे युवाओं को जो बात करेगा, उनके अधिकारियों की बात करेगा, उनकी शिक्षा की बात करेगा, उनके स्वास्थ्य की बात करेगा, हम उस हर पार्टी का मैं झंडा पकड़ के, झंडा बरदार बन के उनके पीछे मैं लग जाऊंगा। ये मेरी कोशिश है। और मैं सबसे यही आह्वान करूंगा कि जो पार्टी भी युवाओं के बारे में बात करे, हम उसके साथ जाना चाहिए। हम तमाम चर्चाएं हुई हमारे आपके बीच, कुछ समस्या जो आप पढ़े लिखे युवा को लगता हो, मैं बार बार पढ़े लिखे के जिक्र, क्योंकि एमफिल बड़ा बड़ा है भाई साहब, तो कुछ समस्या जो आप नोट किए हो समाज में नहीं पूरे देश में अपने, जो लगता हो कि एक्चुअल समस्या है, उस पर बात करनी चाहिए, क्या होगी वो? देखिए, हायर एजुकेशन तो पाना थोड़ा सा कठिन है ही है, ठीक है, प्राइमरी विद्यालय की आप स्थिति देख ही रहे हैं। दूसरी चीज अनुराग जी ये कहना चाहूंगा, लगभग 77% उत्तर प्रदेश की आबादी ना ग्रामीण आंचल में रहती है, रूरल एरिया में रहती है। और आपने देखा होगा, इसमें मैं किसी का फेवर या किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, आप ग्रामीण अंचलों में देखिए विद्यालयों की, वो देखिए विद्यालय हैं भी तो टीचर्स की कमी है, प्राइमरी है, मिडिल है, इंटरमीडिएट कहीं कहीं है, वो भी नहीं है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ से निकलना एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, 13,000, 14,000, 15,000 की आमदनी है मजदूरों की, उनके बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे? 12,000, 13,000 जो न्यूनतम वेतन है, ठीक है, उस न्यूनतम वेतन में वो अपना जीवन यापन ही कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये कंसर्न बहुत है। और हायर एजुकेशन में मुझे लग रहा है प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन का इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो कम है प्राइवेटाइज, और हर इंसान, हर वो जिम्मेदार आदमी जो इनकम उतनी नहीं कर रहा है, उनका लड़का तो प्राइवेट
स्कूल में नहीं पढ़ सकता। ओवरऑल इस देश की सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन सिस्टम को ठहराना चाहिए। हाँ, वो देश कहीं ना की कहीं, हाँ सिस्टम ये सुधर जाए तो एक इनकम जो है हाँ, कंसिस्टेंट हो जाएगा, बचत होगी। बचत होगी, इनकम बढ़नी चाहिए। आप कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, लेकिन ये भी तो दूसरी ओर भी तो देखिए कि 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। ठीक है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बहुत अच्छा, मैं कहता हूं कि और बड़े, भारत को 10 ट्रिलियन होना चाहिए, लेकिन आप पर कैपिटा इनकम भी तो देखिए। अब 10 रुपया, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपया मान लीजिए एक शहर के या एक किसी परिवार का या एक छोटे से शहर का, 10 लोग हैं, 10 रुपया वहां की इनकम है। ठीक है, अब वहां पे 10 लोग हैं तो प्रति व्यक्ति आए तो 1 रुपया हुई, सबको मिलना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में क्या है कि उस 10 रुपये में से जो 8 रुपया ले जा रहा है वो स्टार्टिंग के 2 लोग ले जा रहे हैं, बाकी जो 8 लोग बचे उनको वो 2 रुपया मिल रहा है। तो ये विसंगतियां, वो जो कहा गया है ना के शेप जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, के शेप हमको ये सिखाता है कि अमीर तो और अमीर होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, गरीब का नीचे और नीचे हो जा रहा है, और मिडिल क्लास वहीं पे है, वो नहीं बढ़ रहा है। हमारी ग्रोथ यूं होनी चाहिए, ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए, हम सब कोई बढ़े, गरीब भी बढ़े, मिडिल क्लास भी बढ़े, अपर क्लास भी बढ़े, हम सबका स्वागत करते हैं। हम किसी कैपिटलिस्ट को बुरा नहीं कहते कि कैपिटलिस्ट बुरे हैं, भाई उनका भी योगदान है, लेकिन बिल्कुल ये सिस्टम ऐसे बनना चाहिए, सिस्टम का तौर तरीका ये होना चाहिए। तो यही कहना चाहूंगा मेरी। चलिए सर, आते हैं क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र में रामपुर कारखाना में आपके दादाजी विधायक रहे, हाँ हाँ, देवरिया से आपके चाचा जी रहे, हाँ। तो कुछ ऐसे उपलब्धि जो उन लोगों के टर्म में हुआ हो, हाँ। क्षेत्र के लिए कुछ किए हो, कुछ बताना हाँ। चाहेंगे? अब जैसे बाबा जी मेरे 2 टर्म विधायक रहे, ठीक, 62 से लेके 67 तक, और फिर 69 से लेके 74 तक। तो उस समय देखिए देश अभी नया आजाद हुआ था, सीमित संसाधन थे, इतना पैसा भी अपने देश के पास नहीं था। और जहाँ तक मैं अपने पापा से, चाचा से सीखा हूँ, तो बाबा जी का मेन फोकस एजुकेशन पे रहता था। उनका मानना था कि शिक्षित अगर लोगों को कर देंगे ना, वो सक्षम हो जाएंगे, उनका ये मानना था। इस कड़ी में उन्होंने हमारे देवरिया में संत विनोबा पीजी कॉलेज के वो संस्थापक सदस्य रहे मेरे बाबा जी। बीआरडीपीजी कॉलेज के संस्थापक, पकड़ी वीरभद्र कॉलेज है आपका तरकुलवा में, उसके वो प्रबंधक रहे। और ये कोऑपरेटिव जो ये होती है समितियां, इसके मतलब समझ जाइए वो अवैतनिक सचिव रहे लगभग 1962 से लेके 74 तक लगातार। ठीक, उसके आगे उसके बढ़ावा, कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया। ठीक, जो सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, हमारे यहाँ छोटी गंडक आती थी सिंचाई, और उस टाइम चाचा बाबा बताते हैं कि लगभग 14 चीनी मिलें हुआ करती थी। चीनी का हाँ, चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये उन्हीं लोग के। और उस समय पक्ष विपक्ष ऐसा था, मेरे चाचा बताते हैं कि कोई अच्छा काम हो रहा है ना, विपक्षी ही साथ में चल देते थे, अरे अरे नहीं नहीं चल जा, है अच्छा होके, बारे वो कहता ना ये होके। तो ये राजनीति से, ये राजनीति वो लोग बताते हैं ऐसे, कोई पक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की ये राजनीति, हाँ ये राजनीति। उसके बाद चाचा जी आए, चाचा जी ने भी अब देखिए कहीं ना कहीं लोग इमरजेंसी को गलत मानते हैं, ठीक, तो गलत मान ही लिया जाए। तो चाचा जी ने इमरजेंसी के खिलाफ प्रखरता से बोला, क्योंकि मेरे बाबा जी की पार्टी थी, वो मदर पार्टी थी, लेकिन फिर भी वो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र का तो इतनी हम लोग में फ्लेक्सिबिलिटी रही है। ये तो स्वाभाविक है ना कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, हाँ, तो उसको उसका विरोध किया जाए, अब वही खून है आपका। हाँ, बस कोशिश। अब चीजें समझ आई कि आप इतने मुखर क्यों हैं इन चीजों को लेकर के। सर, तमाम चर्चाएं हुई, अब कुछ रैपिड क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देवरिया जिले को एक शब्द में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? संभावनाशील, बहुत संभावनाएं हैं देवरिया के पास, इतना अच्छा, मतलब शहर इतना बढ़िया मैं नहीं मानता। आप देखिए एक छोटा सा शहर है हमारा, कलेक्ट्रेट, कचहरी, मेडिकल, हॉस्पिटल, फिर तहसील, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मतलब सब आपस में। आप शायद एक छोर से शुरू करेंगे, दूसरे छोर तक आप मुश्किल से 15 मिनट में देवरिया को कवर अप कर लेंगे। तो एक छोटा शहर है, लोग अच्छे हैं, ठीक, युवा इतने अच्छे हैं, इतने पोटेंशियल हैं, आप देखिए एक से एक, तो बहुत संभावनाशील है, बहुत कुछ है देवरिया में। आप एस्पिरेंट रहे हैं, और एक्सपीरियंट की भावना ये रहती है कि वो उच्चतम स्तर पर जाए, अधिकारी बने। तो मैं कहूँ अगर आपको कि आप विरासत में आपके दादाजी, चाचा जी, तमाम तरह की चीज़ें हैं, और आपको एक राजनेता बनने का मौका मिले, या फिर
आपको एक बड़े लेवल के अधिकारी बनने का मौका मिले, तो दोनों में से किसको चूज करेंगे? दोनों में से, क्योंकि ये प्रश्न बहुत वो है, तार्किक है, समझ हाँ लो। बिल्कुल, बहुत बहुत तार्किक प्रश्न आपने पूछा। और देखिए, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस में, एक ग्रोथ के प्रोसेस में, एक जो भी क्षेत्र के ग्रोथ के प्रोसेस में, दोनों की जिम्मेदारी अहम है। ठीक है, चुनना दोनों। किसको चाहिए होता है ये? चुनना, मैं वही बता रहा हूँ, इसको इस तरीके से ले जा रहा हूँ। तो दोनों की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। वो अधिकारी को भी मैं सल्यूट करना चाहता हूँ जो ये दिन रात मेहनत करके उस क्षेत्र के प्रोग्रेस के बारे में कहता है। ठीक, लेकिन अधिकारियों की क्या है, एक नीति में वो बंधा हुआ है, एक सिस्टम में बंधा हुआ है, उसकी एक मर्यादा है। ठीक, वो एक सिस्टम में बंधा हुआ है, वो उसको लांघ नहीं सकता। लेकिन एक जनप्रतिनिधि एक बड़ा अम्ब्रेला है, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसका। ठीक है, हम लोग के इकोनॉमिक्स टर्म में कहा जाता था माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो में मानूंगा अधिकारी को, क्योंकि एक सीमित दायरा है उसका। ठीक है, जैसे उसको बर्ड्स आई मानूंगा कि चिड़िया इतना ही देख सकती है। और एक जो जनप्रतिनिधि होता है वो ईगल की तरह होता है, वो ऊपर रहता है और बड़ा क्षेत्र देख सकता है, डायरेक्ट जनता से संवाद कर सकता है, उनके सुख दुख में वो खड़ा हो सकता है, उनसे भावनात्मक जुड़ सकता है। जो भी अधिकारी होते हैं वो नीतियों पे काम करते हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो नीतियां बदल भी सकते हैं। जो बेहतर नीतियां हो वो सरकार को ला भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसी नीति लाने में ज्यादा सक्षम रहूंगा। को चुनेंगे? नहीं, नीतियों को बदलना, मैं को राजनीति से यही जुड़ा हुआ है ना? हाँ हाँ हाँ। तो चलिए ठीक है, एक शब्द में कहूँ तो अपने आप को बताना हो, क्या बताएंगे? कुछ रिप्रेजेंट करना हो एक शब्द में अपने आप को। बस, आई एम अ सन ऑफ फ्रीडम फाइटर, और मेरे अंदर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का खून है, और इस देश को मैं आगे देखना चाहता हूं, अपने देवरिया को आगे देखना चाहता हूं। यही मेरा शब्द है। जो युवाओं की बात हुई है, युवाओं का आपने काफी जिक्र किया, युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? युवाओं से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि आइए, जुड़िए और एक चलते हैं साथ में, सत्ता की जवाबदेही तय करते हैं, देवरिया के विकास के बारे में बात करते हैं, अपने प्रदेश के विकास के बारे में बात करते हैं, अपने देश के विकास के बारे में बात करते हैं, और अपने देश को पहुंचाते हैं एकदम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए देश का नाम हमारा भारत, और उसको, हाँ, डेवलपिंग से डेवलप की इकोनॉमिक चिड़िया कही जाती थी, हाँ, उसको हम लौटाएं। वही मेरी एकदम जिज्ञासा है। मैं बहुत अपने देश से प्रेम करता हूँ, बहुत मैं भावनात्मक अपने देश से जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश एकदम, उसका तिरंगा ऐसे लहराए। अगर डेवलप कंट्रीज की चर्चा हो तो मेरे कंट्री का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो। तो मैं बहुत अपने देश से, अपने नेशन से बहुत कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये ब्लड में है। ठीक, और मैं चाहता हूँ कोई भी सत्ता आए, कोई भी सरकार आए, वो देश की बात करे, देश को आगे बढ़ाने की बात करे। बिल्कुल। तो आपने देखा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व विधायक के पौत्र को, एक विधायक के भतीजे को, एक युवा जोश को, एक नई सोच को, युवाओं की साथी को। हमारे बीच हमारी चर्चाएं सुमित चतुर्वेदी जी से हुई। ये चर्चाएं आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आप किस चीज़ से दुखी हैं, पीड़ित हैं, ये भी जरूर व्यक्त करें, क्योंकि ये युवाओं की आवाज़ बन रहे हैं। तो आप अगर व्यक्त करते हैं तो कहीं ना कहीं मदद पहुंचेगी आप तक, या फिर आपके साथ खड़ा होंगे। इनसे आप पर्सनली मिल सकते हैं। आपका कोई कांटेक्ट नंबर? हाँ, मेरा कांटेक्ट नंबर है, मेरे फेसबुक आईडी मैं चलाता हूँ सुमित चतुर्वेदी ही नाम से। तो उसमें सारी डिटेल है, उसमें सारी चीजें हैं, और एकदम हम आवाज। तो हाँ, तो आप बताइए कि हमारी चर्चाएं कैसी लगी। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत, और आपका विशेषकर मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने एक बहुत उचित मंच दिया है, और युवाओं को ऐसा मंच मिलना चाहिए। ठीक, और आपको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जो इस राह को आपने चुना है उसमें सफल हों और बहुत आगे जाएं। सादर आभार।